नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए। तो जो लोग सेकंड ग्रेड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को अपनी तैयारी को जानने का एक मौका है। उसके लिए कलाम अकेडमी द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। किस दिन? 20 नवंबर 2022 को, जिसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर केवल एक पेपर के लिए कराते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे, और पेपर फर्स्ट और दोनों के लिए अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको 160 रुपये पे करने होंगे। आप कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर QR कोड को स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत जैसा कि हम हर दिन करते हैं हेडलाइन के साथ। पहली न्यूज़ क्या है कि मुख्यमंत्री ने अलवर में 69 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें क्या बताया गया है कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में लोकप्रिय। तो राजस्थान सरकार लगातार अपनी योजना को प्रचार प्रसार कर रही है। कल की भी हमारी जो पूरी क्लास थी वो इसी चीज़ पे डिपेंड थी, जिसमें कि सरकारी विज्ञापन जो है, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज जो है, उस पर सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार जो कर रही है उसी को आधार बना के हमने सभी योजनाओं के बारे में लगभग हर दिन जो आ रही हैं न्यूज़पेपर में, उनके बारे में दो चार चार लाइन हमने कल पढ़ी। आज जैसे कि यहाँ क्या क्या बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, उनमें से एक है ERCP यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसको भी आज हम देखेंगे। अगली न्यूज़ इधर है सौर कृषि आजीविका योजना। ये योजना क्या है, इस योजना को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जैसा कि कल भी एक पेज था, आज दोबारा से न्यूज़ में एक पेज है जिसमें सरकार अपने जो खास कार्यक्रम है उनके बारे में जानकारी दे रही है। तो इनमें से ज़्यादातर तो हम कल पढ़ ही चुके हैं। यहाँ खास चीज़ केवल दो निकल के आती है। एक तो यूनिक IT इंस्टीट्यूट राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत कितनी है? 600 करोड़ रुपए। तो कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी यही था, तो यहाँ आज दोबारा दिया गया है। एक नीचे एक और चीज़ ये है, मेडिटेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकों पर रिसर्च के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, ये कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। और इसके बाद जो नीचे एक और पॉइंट है वो क्या है कि जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब कुल लागत 200 करोड़ रुपए के साथ विकसित किए जाएंगे। तो ये बजट घोषणा में भी शामिल था, जिसमें हमने राजस्थान करंट वाली क्लास में एक और बात पढ़ी थी कि इन्हीं राजीव गांधी जो नॉलेज सेंटर बन रहे हैं, इन्हीं में एक W हब नाम से महिलाओं के लिए भी एक सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। तो आजकल न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, विज्ञापन जो आ रहे हैं सरकार के, उन पर आप लगातार नज़र बनाए रखें। वही खास चीज़ें हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। आगे क्या है? चर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये 15 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए, सामान्य खबर है। और पाकिस्तान से विस्थापित 9 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली। इधर पुष्कर मेला ये शुरू हो चुका है। और राजस्थान में अक्टूबर 2022 में अब तक अधिकतम GST संग्रह, तो कितना कलेक्शन हुआ उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ 1500 छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। कहाँ? जयपुर के कनौड़िया कॉलेज में। तो ये हुई आज की सामान्य जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट पेज क्या है? पंडित नेहरू बाल सप्ताह, ये कब से कब? 14 से 20 नवंबर तक। इससे पहले हमने गांधी जयंती के अवसर पर भी ऐसे ही एक सप्ताह के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? गांधी सप्ताह, जो कब से कब था? वो था 2 से 8 अक्टूबर तक। और अब रहेगा कौन सा? 14 से 20 नवंबर तक नेहरू सप्ताह या बाल सप्ताह। और इधर एक न्यूज़ के बारे में जानकारी दी गई, सरकार की एक योजना कौन सी? IM शक्ति उड़ान योजना। कौन से विभाग द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इस योजना को भी आज डिटेल में देखेंगे। देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो 3 मेन योजना है। सबसे पहली है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। दूसरी है सौर कृषि आधारित योजना, ये नई योजना है, अभी शुरू हुई है। और तीसरी है IM शक्ति उड़ान योजना। ये योजना थोड़ी पुरानी है, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं है, 2021 में योजना शुरू की गई। तो ये भी लगातार न्यूज़ में है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है कि पूर्वी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान की जो ऐसी नदियां जिनमें वाटर का सरप्लस है, मतलब पानी उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उन नदियों से पानी लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उन जिलों में पानी को पहुंचाना जहां पानी की कमी है, यही इसका उद्देश्य है। मुख्यतः कौन कौन सी नदियां हैं इसमें शामिल? तो चंबल और चंबल की सहायक नदियां जो हैं, जैसे कि कुन्नू, पार्वती, काली सिंध या बनास, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो ये सभी इस परियोजना के तहत शामिल हैं। और भी छोटी मोटी जो नदियां हैं उनको शामिल किया गया है पूर्वी राजस्थान की या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। इन नदियों के जल का उपयोग करके उन जिलों में पहुंचाना दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जहां पानी की कमी है। देखते हैं आगे क्या क्या। ये एक मैप के जरिए बताया गया है। ये आप देख पा रहे हैं चंबल और यमुना। चंबल यहाँ से निकलते हुए यमुना में मिल जाती है। और चंबल की सहायक नदियाँ हैं
जिनको बताया गया, जैसे कि पार्वती दिख रही है, ये काली सिंध दिख रही है, तो ये पूरा एक नदियों का जाल है। इन्हीं पर ERCP बनाया जा रहा है। तो इन नदियों पर एक वाटर चैनल बनाया जाएगा, नहरों का एक तंत्र बनाया जाएगा, जहाँ से इनका जो सरप्लस वाटर है उसको कलेक्ट करके और वहाँ पहुँचाया जाएगा राजस्थान के उन जिलों में, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के उन जिलों में जिनमें पानी की कमी है। चलते हैं आगे कि कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे। तो इससे 13 जिले लाभान्वित होंगे, जिनके नाम क्या क्या हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। ये 13 जिले आपको नाम ही याद रखने हैं। हो सकता है इनमें से पूछा जाए कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। आप जिले पूछे जा सकते हैं तो संभाग भी पूछे जा सकते हैं। आपको इनको संभाग की तरह भी याद रखना है। जैसे इसमें 4 संभाग हैं, कौन कौन से हैं? कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर। ये 4 संभाग हैं। इन्हीं चारों संभागों के कितने कितने जिले हैं आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। जैसे कि भरतपुर संभाग के 4 जिले कौन कौन से? एक तो भरतपुर खुद, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा धौलपुर और चौथा करौली। आप इस तरह से भी एक बना सकते हैं कि भरतपुर संभाग के 4 जिले, कोटा संभाग के 4, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, चारों ये। तो दूसरा संभाग हो गया कोटा, पहला भरतपुर, दूसरा कोटा, दूसरा संभाग ये। तीसरा संभाग जयपुर, तो जयपुर के कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अलवर और दौसा। तो एक संभाग ये हो गया जयपुर, अलवर और इनके साथ दौसा। और चौथा संभाग जो रह गया वो कौन सा है? अजमेर। तो अजमेर के कौन कौन से जिले हैं? एक तो अजमेर है ही, और अजमेर के साथ कौन सा? टोंक। तो इस तरह से आप इनको भी एक लिस्ट बना के लिख सकते हैं। 4 संभाग हैं, चारों के मैंने नाम बता दिए, कोटा, भरतपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर। और चारों के आपको जिले याद रखने हैं। जैसे कोटा संभाग के 4 जिले हैं, इसमें कौन कौन से? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। भरतपुर के 4 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। जयपुर जिले के कितने संभाग, जयपुर संभाग के कितने जिले हैं इसमें? तो जयपुर, दौसा और अलवर 3। और अजमेर संभाग के कितने जिले हैं? तो अजमेर संभाग के 2 जिले कौन कौन से? अजमेर और टोंक। कहने का मतलब 4 संभाग में से शुरू के जो 2 हैं उनके 4 जिले हैं, यानी कि भरतपुर के 4, कोटा के 4, फिर जयपुर के 3 और अजमेर के 2। तो कितने हो गए? 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13। इस तरह कुल 13 जिले इसके तहत शामिल हैं। तो आपको जिले और संभाग दोनों की तरह क्वेश्चन को याद रखना है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे, इसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या विशेषताएं हैं। इससे पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो पाएगा। अनुमानित लागत कितनी है? तो 40,000 करोड़ रुपए। इसके तहत एक वाटर चैनल बनाया जाएगा, जैसा कि मैंने मैप में अभी एक चीज़ समझाई थी। तो नहरों का वाटर चैनल एक बनाया जाएगा, जिससे कि जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से उधर पहुँचाया जाएगा जहाँ पानी कमी है। और इसके तहत राज्य की लगभग 41.13% जनसंख्या और लगभग 23.67% क्षेत्र को कवर किया जाएगा। तो इसको आप अगर आंकड़े याद ना रखें तो कम से कम आपको इतना तो अपने आप याद रह जाएगा। राजस्थान की यही वो 13 जिले हैं जहां राजस्थान की ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि मैंने सारे इसमें बड़े बड़े शहर भी थे, जयपुर है, कोटा है, जैसे अजमेर है, भरतपुर है, अलवर है। तो यही वो एरिया है जहाँ ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो इन 13 जिलों में लगभग कितना है? 41। और ये राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 23। इसमें कुल लाभान्वित संभाग तो यहाँ वही वापस लिखी हुई है, 4 संभाग हैं। चारों का मैंने नाम बताया, भरतपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर। चारों के जिले भी अभी हमने पढ़े कौन कौन से हैं। समय सीमा कब से कब निर्धारित की गई थी इसकी? तो 2017 से 2027 तक 7 वर्षों की समय सीमा और 3 फेज में 3 चरणों में ये पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। और इसका उद्देश्य क्या था कि 2051 तक जल की जितनी मांग होगी, यानी कि इन एरिया में, इन 13 जिलों में जल की जितनी डिमांड होगी 2051 तक, तो ये उतनी मांग की पूर्ति कर सके। इस तरह से इस परियोजना को डेवलप किया जा रहा है। नोट, एक खास नोट क्या है कि राजस्थान सरकार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाना चाह रही है, इसीलिए लगातार ये चर्चा में रहता है। क्योंकि चुनाव का भी टाइम है, तो केंद्र सरकार राज्य पर और राज्य सरकार केंद्र पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो यहाँ राज्य सरकार चाह रही है कि केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगा रखा है, वो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए, जबकि केंद्र सरकार इसलिए नहीं दिलाना चाह रही, उनको लगता है कि हम दूसरी पार्टी के लिए क्यों कुछ करें कुछ। खास बात यह है कि गौरतलब है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने पर इसकी कुल लागत का 90% भाग केंद्र सरकार द्वारा
वहन किया जाएगा। तो जब 90% लागत केंद्र सरकार को ही देनी है तो केंद्र सरकार सोचती है कि हम तब क्यों दें जब दूसरी पार्टी की सरकार है, और राज्य सरकार इसीलिए एक तरह की दबाव की राजनीति बनाती है कि केंद्र सरकार ने मुद्दे को या इस मैटर को अटका रखा है। तो ये एक राजनीति है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या अगली न्यूज की तरफ। वो क्या है? सौर कृषि आजीविका योजना, इसकी कब घोषणा की गई? 30 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा इसकी मंजूरी मिली और इसका पोर्टल शुरू किया गया। कब? तो 17 अक्टूबर 2022 को पोर्टल लॉन्च हो गया। तो इस हिसाब से अगर योजना प्रारंभ होने की डेट मानी जाए तो 17 अक्टूबर 2022 से योजना शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है कि जो अनुपयोगी या बंजर भूमि है उस पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जा सके। तो राज्य सरकार ने ऐसी प्लानिंग शुरू की है कि ऐसी भूमि जहां कोई कृषि की पैदावार नहीं होती है वहां से भी किसानों को आजीविका कैसे उत्पन्न की जाए, आजीविका के साधन कैसे पैदा किए जाएं। तो ऐसी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएं जिससे कि बिजली पैदा होगी और अनुपयोगी भूमि भी एक तरह से आजीविका की कुछ राशि डेवलप उनके लिए कर पाएगी। विशेषताएं क्या हैं? किसानों द्वारा उनकी अनुपयोगी भूमि को लाभकारी लीज दर पर देकर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और क्या क्या योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, तो जो कि पोर्टल विकसित हो चुका है 17 अक्टूबर 2022 को। और पोर्टल पर क्या क्या होगा? किसान, भूमि मालिक भूमि लीज पर देने हेतु पंजीकरण करा सकेगा और भूमि विकासकर्ता उस विवरण के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेगा। यानी कि एक है इसमें, एक पार्टी होगी किसान या जिसकी भूमि है भूमि मालिक, और दूसरा हो गया डेवलपर जो विकास करता है। डेवलपर से मतलब जो उस पर संयंत्र वगैरह लगाएगा। तो इस पोर्टल पर जाकर किसान एक एप्लीकेशन डालेगा कि मुझे मेरी भूमि लीज पर देनी है, यानी कि किराए पर देनी है, मैं चाहता हूं कि मेरी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाए। तो जो भूमि डेवलपर हैं या जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोई इंस्टीट्यूट हैं या कोई कंपनीज हैं जो जिनके पास ये सौर ऊर्जा संयंत्र हैं और ये प्लांट वो वहाँ लगा सकते हैं, तो ये उस पोर्टल पर देखेंगे कि किस किस के आवेदन आए हुए हैं, किन किन को उनके या किस किस की भूमि में उनको इंटरेस्ट है, वो वहाँ जाके उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसान और विकासकर्ता। और इसमें तीसरा पक्षकार कौन है? तीसरा पक्षकार है राज्य सरकार इसी पोर्टल पर, क्योंकि भूमि संबंधी जो मामले हैं तो वो राज्य सरकार उसमें अपने आप इन्वॉल्व होगी ही। तो इसलिए इसमें त्रिपक्षीय समझौता भी किया जाएगा किस किस के बीच में? राज्य सरकार के साथ जो किसान है, भूमि का मालिक है वो, और जो उस पर संयंत्र डेवलप करेगा या प्लांट लगाएगा, इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। एक और खास पॉइंट क्या है कि भूमि विकासकर्ता पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। और ये केंद्रीय अनुदान कितना होगा? कुल लागत का 30%। तो प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो भी इसी तरह की योजना है जिसमें कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं किसानों की भूमि पर। तो अगर कोई किसान और कोई भूमिकर्ता राज्य सरकार की इस योजना के तहत आवेदन करता है तो जो भूमि विकास करता है, जो वहाँ संयंत्र लगाएगा, उसको पीएम किसान योजना के तहत भी 30% अनुदान मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये लगने वाले हैं वहाँ प्लांट लगाने में ये डेवलपर के, तो उस डेवलपर को 30 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान राशि मिलेगी, यानी कि 30%। अब अगली योजना या अगली न्यूज क्या है? वह है IM शक्ति उड़ान योजना। IM का मतलब क्या है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये किससे संबंधित है? ये राजस्थान में किशोरियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने से संबंधित है। इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो 19 दिसंबर 2021, जो कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार डेट है। इसकी एक डेट कहीं कहीं पर क्या भी मिलती है, वो है 19 नवंबर भी, लेकिन आर्थिक समीक्षा में जो है वो मैंने यहाँ लिखी है 19 दिसंबर 2021 से चरणबद्ध रूप से इस योजना का शुभारंभ किया गया। ये आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है? राज्य की सभी महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। संचालन कौन करेगा इसका? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से कौन सा विभाग? महिला एवं बाल विकास विभाग योजना का संचालन करेगा, जिसके लिए बजट आवंटित किया गया 200 करोड़ रुपए। और 181 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी एकत्रित की जा सकती है। अगला जो लास्ट में हम हर दिन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है कि सौर कृषि आजीविका योजना से संयंत्र स्थापित करने पर विकासकर्ता को, तो ये विकासकर्ता दरअसल भूमि विकासकर्ता है, जो लैंड डेवलपर है जो वहाँ प्लांट लगाएगा,
तो सौर कृषि आजीविका योजना से संयंत्र स्थापित करने पर भूमि विकासकर्ता को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान पीएम कुसुम योजना के तहत प्राप्त होगा? तो कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, 30%, 50%, 10% या 25%। तो क्या होगा इसका आंसर, ये आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।